डीएनए। ठीक है, पहला जो आज का टॉपिक है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 आईआर, चैलेंजेस विद हाई सीज ट्रीटी। चैलेंजेस ये हम कर चुके हैं 2 बार पहले। चैलेंजेस विद हाई सीज ट्रीटी। ठीक है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 आईआर में आएगा। हाई सीज ट्रीटी क्या है? व्हाट इज हाई सीज ट्रीटी? इसी को हम कहते हैं बीबीएनजे अग्रीमेंट। याद आया कुछ? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स सबको पता है। व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स? ग्लोबल कॉमन्स जो सबके हैं लेकिन किसी के नहीं है। ठीक है, इसमें अगर गवर्नेंस चाहिए हमको, इसकी जो इफेक्टिव गवर्नेंस है उसके लिए हमको क्या चाहिए? इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर चाहिए। जैसे इंटरनेट हो गया, आर्कटिक हो गया, एंटार्क्टिक हो गया, आउटर स्पेस हो गया, ये सारी चीजें ग्लोबल कॉमन्स में आ जाती हैं। ग्लोबल कॉमन्स को कोई एक कंट्री की जो डोमेस्टिक लॉज हैं, ठीक है, वो गवर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आउटर स्पेस है तो इंडिया का लॉ उसको गवर्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, वैसे ही हाई सीज जो हैं, इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स जो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ओशन सरफेस है उसको कंप्राइज करते हैं, उसको कंप्राइज करता है उसको हम क्या कहते हैं? हाई सीज कहते हैं, हाई सीज कहते हैं। तो जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर मतलब जहां तक भारत की स्वायत्तता है, वो तो हम गवर्न कर लेते हैं, उसका इफेक्टिव गवर्नेंस पॉसिबल है इंडियन लॉज से। वहां कुछ गंदगी होगी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, इंडियन अथॉरिटीज हैं वो उसको साफ करेंगी। ऑयल स्पिलेज हो गया, या आपका मानिए 2 बोट्स हैं आपस में टकरा जा रही हैं, 2 शिप्स हैं उनका रैकेज हो जा रहा है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट हाई सीज? ठीक है, हाई सीज में बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो मांग करती है किस चीज की? इफेक्टिव गवर्नेंस की। ठीक है, जैसे सी, हाई सीज क्या है बेसिकली? वो रिसोर्सेज की एक रिपोजिटरी है, रिसोर्सेज की एक रिपोजिटरी है। वहाँ फिशरीज भी है, वहाँ पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स भी हैं, वहाँ रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती रहती है अलग अलग कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की जो एक्सपेरिमेंटिंग वेसल्स हैं वो माउंट की रहती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? रिसर्च करती हैं एंटार्क्टिक के पास, आर्कटिक के पास। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उसको भी हार्नेस करती हैं, जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको भी हार्नेस करती हैं। तो इसमें क्या हमको देखने को मिल रहा था? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ये देखने को मिला कि हाई सीज का, इंटरनेशनल वाटर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे जापान है, जापान में वेल बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है, तो वो क्या कर रहे थे? वो हाई सीज में जाके, जापानीज ट्रॉलर्स थे, वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाके वेल को मार लेते थे और अपने यहाँ ले आ रहे थे। तो ये क्या है? जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज है कि नहीं? नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ हाई सीज, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स होना चाहिए था। इसके लिए हम क्या लेके आए? हाई सीज ट्रीटी लेके आए। ये ट्रीटी है किसके अंडर चल रही है? इसी को हम बीबीएनजे अग्रीमेंट भी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड हमको कैसे गवर्नेंस करनी है। ठीक है, ये जो पूरा अग्रीमेंट है या ट्रीटी है ये अनक्लॉज के अंडर काम करता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंडर काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका रूल्स बनाना, सेट ऑफ रूल्स बनाना, फ्रेमवर्क बनाना। रूल्स बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, किस लिए? फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, साथ ही साथ आपका जो प्रेजर्वेशन वाला एस्पेक्ट है, प्रेजर्वेशन वाला एस्पेक्ट है कि कैसे हम कंजर्व करें, कैसे प्रिजर्व करें, कैसे अपने मरीन बायोडाइवर्सिटी या मरीन रिसोर्सेस का जो यूज है उसको ज्यादा जुडिशियस बनाए, ज्यादा इफेक्टिव बनाए, ज्यादा इक्विटेबल बनाए। ऐसा ना हो कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास संसाधन ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? वो रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटीज है। बांग्लादेशी मछुआरे हैं तो क्या करेंगे? छोटी छोटी नाव में जाएंगे। लेकिन जापानीज, अमेरिकन, रशियन ट्रॉलर्स हैं वो क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल स्केल पे फिशिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं। तो वो डीप सी ट्रॉलिंग करते हैं और मतलब एक बार में ठीक ठाक मछलियां मार लेते हैं हाई सीज में जाके।
तो ग्रेजुअली हमको क्या देखने को मिलेगा, देखने को हमको ये मिलेगा या मिल भी रहा है कि जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसका बहुत तेजी से हनन हो रहा है, ठीक है, वो बहुत तेजी से डिप्लीट कर रही है, ठीक है। तो हाई सीज ट्रीटी प्राइमरीली का जो कॉन्सेप्शन है इसीलिए किया गया था कि कितने प्रभावी ढंग से हम अपने इंटरनेशनल वाटर्स को इफेक्टिवली कंजर्व कर पाए, ठीक है। तो ये हाई सीज ट्रीटी बेसिकली एक रूल या फ्रेमवर्क का सेट है जो काम किस ओर करता है, काम करता है प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी के। इट वर्क्स टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इसकी टाइमलाइन क्या रही है, मतलब इसकी नीड, आवश्यकता कब से लगी। तो 20 साल पहले, करीब 2 डिकेड पहले, 2004 में ये रिक्वायरमेंट लगी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को कि हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो हाई सीज के रिसोर्सेज हैं। अनक्लॉज से मत कंफ्यूज होइएगा, अनक्लॉज से मत कंफ्यूज करिएगा। हाई सीज में जो हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन कैसे हो, उनका प्रिजर्वेशन कैसे हो। वहां पे भी क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वहां पे भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। अब जैसे ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे भी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं अपने बॉर्डर्स में, ठीक है। जैसे हम अंदर क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, टाइगर रिजर्व्स बनाते हैं। वैसे ही अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई टर्टल की प्रजाति है, ठीक है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनको कंजर्व करना है, तो हम क्या करेंगे, मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरियाज बना देंगे। बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल वाटर्स, यहाँ पे भी तो डाइवर्सिटी हो सकती है। यहाँ पे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कौन बनाएगा, यहाँ पे मान ली ओवर फिशिंग हो रही है, तो इंडियन अथॉरिटीज क्या करेंगी, हरकत में आ जाएंगी, एक्शन लेंगी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस प्लेस, हाई सीज, ठीक है। तो हाई सीज के कंजर्वेशन के लिए, हाई सीज के कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए हम क्या लेके आते हैं, बीबीएनजे लेके आते हैं, हाई सीज ट्रीटी। 2004 में पहली बार नीड फील होती है तो यूएनजीए क्या करता है, एक एडहॉक ग्रुप बनाता है, एडहॉक वर्किंग ग्रुप, कि भाई देखो, चर्चा करो कि कैसे हम प्रभावी ढंग से जो अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी है, इफेक्टिव तरीके से मरीन बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। 2011 आते आते कई कंट्रीज हैं वो यूएनजीए में अग्री कर जाती हैं कि हमको क्या करना है, हमको एक फ्रेमवर्क चाहिए जो क्या करे, जो एक सेट ऑफ रूल्स है उसको ले आउट कर पाए जिसके माध्यम से हम कंजर्व कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। क्लाइमेट चेंज का जो असर हो रहा है हाई सीज में, उसको कंट्रोल कर पाए। ओवर फिशिंग जो हो रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, उसको रोक पाए, ठीक है। जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल रहा है, प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ऑयल स्पिलेज है, उसको हम प्रभावी ढंग से रोक पाए। तो 2004 में एडहॉक ग्रुप आता है और 2011 में जो स्टेट्स हैं वो ग्रेजुअली अग्री कर जाते हैं कि हमको बीबीएनजे जैसा या हाई सीज ट्रीटी जैसा कुछ चाहिए। अब कुछ चाहिए तो बात शुरू होती है 2018 से लेकर 2023 तक। हमको क्या देखने को मिलता है, हमको ये देखने को मिलता है 4 इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, 4 इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आईजीसी, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और फाइनली मार्च 2023 में हम क्या कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट है वो बना लेते हैं। इसी अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, हाई सीज ट्रीटी कहते हैं। मार्च 2023। बात कब से शुरू हो रही है, 2004 से। स्टेट्स 2011 में अग्री कर रहे हैं, 2008 से 23 तक 4 इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और वहां से जो खाका है, जो फ्रेमवर्क है, वो तैयार हो जाता है। किस चीज का, बीबीएनजे का, ठीक है। अग्रीमेंट अभी आया है, मतलब ये एक ड्राफ्ट है, ठीक है। अगले 3 महीने इस पे वृहद चर्चा होती है, ठीक है, कंसल्टेशन होता है। और कट टू जून 2023 हमको क्या देखने को मिलता है, जून 2023 में हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, अभी बस एडॉप्शन हुआ है। अब क्या होगा इसका, रेटिफिकेशन। बाद में इसको रेटिफिकेशन के लिए ऑन कर दिया गया है, इस बार सितंबर में
जितना मतलब एक सर्टेन नंबर चाहिए था हमको, वो हम पूरा कर लिए हैं। और इस बार जून सॉरी 2026 में 2026 में ये जो हाई सीज ट्रीटी है वो आपका क्या हो जाएगी, वो लागू हो जाएगी। जो हाई सीज ट्रीटी है वो आपका लागू हो जाएगी। तो 2004 से चली हुई स्टोरी कब कंक्लूड होगी, अभी, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। क्या है हाई सीज ट्रीटी, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स किस लिए, कि कैसे हम अपने इंटरनेशनल वाटर्स में प्रिजर्व कर पाए, कंजर्व कर पाए अपने मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम रिसोर्सेस को, मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो डाले गए इस अग्रीमेंट में 2018 से जो 2023 में, किन बातों पे चर्चा हुई कि क्या क्या चीजें हाई सीज ट्रीटी में रहनी चाहिए। तो पहले तो था सबसे कि एमजीआर, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस, एमजीआर मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस। कंजर्व क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो उसके क्या इफेक्टिव कंपोनेंट्स रहेंगे, उन्हीं चीजों पे चर्चा होगी। वही चीजें, वही प्रावधान, वही प्रोविजंस आपका हाई सीज ट्रीटी में डाले जाएंगे। तो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस, ये पहला की पॉइंट था कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, फिशरीज है, ठीक है, और भी आपके कई जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं जो निकलते हैं, जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जेनेटिक रिसोर्सेज में आ जाती हैं। तो एमजीआर का कैसे यूज करना है, ठीक है, एमजीआर का कैसे यूज करना है, इनको डाला गया किसमें, कॉमन हेरिटेज में। कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, कॉमन हेरिटेज मतलब ये सबके हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स में जो भी आपके मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, ये समस्त ह्यूमन काइंड के हैं, मतलब ये एंटायर ह्यूमन काइंड के हैं। ठीक है, इसमें मतलब किसी एक कंट्री, जापान का या अमेरिका का हेजेमोनी नहीं है। मतलब वो एक ईरानियन को भी उतने ही बिलोंग करते हैं जितने एक इंडियन को, जितने एक यूएस सिटीजन को। ठीक है, तो इंटरनेशनल वाटर्स में पाए जाने वाली जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज पे हैं, उस पे हर कंट्री के हर सिटीजन का हक है। एक चीज, एक की प्रिंसिपल ये यहां निकला। दूसरा क्या निकला, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल पे बात हुई थी, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल। ठीक है, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल में बात की गई इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। हमने अभी बात की थी अपने टेरिटोरियल वाटर में, मान लीजिए हमको लग रहा है कि यहाँ पर टर्टल्स हैं या आपका जेनेटिक रिसोर्सेज बहुत रिच है, तो हम क्या करेंगे, इंडियन मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया बना लेंगे। लेकिन हमारे पास ना पावर है, ना हमारे पास इंसेंटिव है कि हम हाई सीज में जाके ये काम करें। लेकिन हाई सीज में भी जेनेटिक रिसोर्सेज तो हैं ही। ठीक है, वहां पे भी क्या है, आपके कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज हो सकती हैं, तो वहां पे भी प्रोटेक्टेड एरियाज होने चाहिए। तो अभी तक हमारे पास कोई कानून नहीं था, कोई इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर नहीं था जिसके माध्यम से इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जैसी कोई चीज जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज की जा सके। तो दूसरा जो काम था वो था एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल का। एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल के तहत इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाए, उसका भी प्रावधान डाला गया है। उसका भी प्रावधान डाला गया है किसमें, हाई सीज ट्रीटी, बीबीएनजे अग्रीमेंट में। तीसरी जो चीज बात की गई, वो बात की गई ईआईए की, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, एसआईए, ईआईए आपने सुना होगा, पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपने दो टर्म सुने होंगे, एक होता है एसआईए और दूसरा क्या होता है, ईआईए। जैसे ये शहीद पथ है, शहीद पथ जब पास किया गया होगा, या मान लीजिए कोई नया शहीद पथ, किसान पथ बन रहा है, तो किसान पथ जब बनेगा तो उसका क्या किया जाता है, डीपीआर तैयार की जाती है। डीपीआर क्या होता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यू। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो कहां से कहां तक रन करेगा, कौन सा एरिया कवर करेगा, कितनी चौड़ी सड़कें होंगी, ये लेंथ होगा, ये बजट होगा। ठीक है, जमीन कहां से आएगी, ठीक है, भूमि अधिग्रहण में कितना टाइम लगेगा, क्या बजट देना पड़ेगा, क्या मुआवजा देना है, ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ उसमें एसआईए और ईआईए भी होता है। अब डीपीआर में एसआईए और ईआईए भी होता है। एसआईए क्या होता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना तो उसका
समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी असेसमेंट को हम कहते हैं एसआईए। जैसे ये शहीद पथ बना तो कुछ समाज पे प्रभाव पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा इमीडिएट। कुछ गांव होंगे उनको डिस्प्लेस किया गया होगा, ठीक है, जो गांव वाले हैं जिनको डिस्प्लेस, जिनका घर था, उनको कुछ मुआवजा दिया गया होगा। तो ये सारी चीजें एसआईए में आई होंगी। साथ ही साथ दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ईआईए। दूसरा जो आइडिया है दैट इज ईआईए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है किसी प्रोजेक्ट का। शहीद पथ बना तो क्या है, यहाँ पेड़ होंगे, कई बगियां होंगी, बाग बगीचे होंगे बीच में, तो उनको काटा गया होगा। उनको काटने से क्या प्रभाव पड़ेगा एनवायरमेंट पे, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ईआईए में लिखते हैं। तो विद इन नेशनल ज्यूरिसडिक्शन हमारे लिए आसान है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को सेटल करना, क्योंकि हमारे पास इंसेंटिव है, हमारी टेरिटरी में हो रहा है, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, इंडिया के पेड़ काटे जा रहे हैं, यूएस के पेड़ काटे जा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट इफ अ प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन हाई सीज और इंटरनेशनल वाटर्स। तो इसका हमारे पास कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म नहीं था। अनक्लॉज एक कानून था, लेकिन मतलब वो इन सारे विषयों पर चर्चा नहीं कर रहा था। तो अनक्लॉज के तहत हम क्या लेके आ रहे हैं, हाई सीज ट्रीटी या बीबीएनजे लेके आ रहे हैं। ठीक है, बीबीएनजे में बात की गई है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की भी, जो पहले मिसिंग था, और साथ ही साथ एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की भी बात की गई है, ईआईए। ठीक है, तो पहले इंटरनेशनल ईआईए अवेलेबल नहीं था इंटरनेशनल वाटर्स में, लेकिन ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा जनवरी फरवरी जब से भी हो रहा है 2026 से, तो अब से हमको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी हम कर पाएंगे इंटरनेशनल वाटर्स में। ठीक है, चौथी जो प्लैंक है, जो की पॉइंट था डिस्कशन का, डेलिब्रेशन का, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण और तकनीक का स्थानांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक ट्रांसफर। ठीक है, अब हर कंट्री की कैपेबिलिटीज अलग है, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं। हमने ऊपर पहला क्या पॉइंट रखा है कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, सबके हैं। ठीक है, लेकिन सारी कंट्रीज क्या है, लेवल, अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट लिए हुए हैं, कुछ डेवलप ज्यादा है, कुछ डेवलपिंग ज्यादा है। तो बस ये बात क्या हो जाएगी, ये कहने की बात हो जाएगी। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री जेनेटिक रिसोर्सेज है मरीन के, उसको हार्नेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वेयर विदॉल्स ही नहीं है, उनके पास संसाधन, उनके पास रिसोर्स ही नहीं है कि वो डीप सी में जाके क्या कर पाए, रिसर्च कर पाए, इनोवेशन कर पाए। ठीक है, फिशिंग कर पाए इंडस्ट्रियल स्केल पे, जैसे जापान या रशिया या अमेरिका कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्षमता निर्माण की भी बात की गई कि हमको क्या करना है, जो राष्ट्र पीछे हैं, जिनके पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, संसाधन नहीं है, ठीक है, उनकी उनकी कैपेसिटी बिल्ड करो। साथ ही साथ उनके पास टेक्नोलॉजी डेफिसिट भी है, उनके पास उतनी रिक्विजिट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेंगी, इस फ्रेमवर्क के तहत टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगी, क्षमता निर्माण भी करेंगी। ये चार प्लैंक्स हैं, ये चार प्लैंक्स थे जो 2018 से जो 2023 तक का जो डिस्कशन था, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट किया। कट टू 2025 नवंबर, हमको क्या देखने को मिल रहा है, सितंबर में जो इफेक्टिव रेटिफिकेशन है वो हो चुके हैं। सब सर्टेन नंबर ऑफ कंट्री, मेरे ख्याल से 60 कंट्रीज को रेटिफाई करना था, तभी ये ट्रीटी है वो इफेक्ट में आएगी। एडॉप्ट हम कर लिए थे कब, जून 23 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रेटिफिकेशन वाला प्रोसेस। तभी आप देखते हैं ना कि यूएस ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, इंडिया ने साइन किया है, रेटिफाई, मतलब हम साइन तो कर लिए, रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई करने के बाद ही आप उस प्रावधान, उन प्रावधानों को मानते हैं। तो 60 कंट्रीज की रिक्वायरमेंट थी रेटिफिकेशन की, वो 60 कंट्रीज रेटिफाई कर दी हैं, एंड सून वी आर गोइंग टू सी द एफेक्चुएशन। ठीक है, और आप क्या कहेंगे, क्रियान्वयन किसका, हाई सीज ट्रीटी का, अगले साल से। ठीक है, लेकिन अभी जो हिंदू में आर्टिकल आया है उसने क्या बात की है, चैलेंजेस की बात की है। ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन मतलब इसकी रिक्वायरमेंट थी बहुत समय से। हमारे पास कोई इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर नहीं था मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, लेकिन इसको हम ले तो आए हैं, लेकिन अभी भी इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं। वो क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस। रोल आउट तो हो जाएगा। ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था क्या, जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है, ठीक है, वो क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड है। तो एक प्रिंसिपल हमको क्या मिला है, कॉमन
हेरिटेज वाला प्रिंसिपल मिला, कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल मिला। एक प्रिंसिपल इस लिटरेचर में और है, इस लिटरेचर में एक प्रिंसिपल और है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ हाई सीज। फ्रीडम ऑफ हाई सीज, ऊपर जो पॉइंट्स लिखवाए हैं वो मेजर पॉइंट्स हैं, और भी इसमें प्रावधान है, ठीक है। इन एडिशन टू कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल वी हैव फ्रीडम ऑफ हाई सीज। अब ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं ये आपस में कंफ्लिक्टिंग है, दोनों में विरोधाभास है। कॉमन हेरिटेज क्या कह रहा है? कॉमन हेरिटेज कह रहा है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वो सभी के हैं, यहाँ पे जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सभी के हैं, जो चाहे आके क्या कर सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट कर सकता है। दूसरी चीज क्या है? फ्रीडम ऑफ हाई सीज। फ्रीडम ऑफ हाई सीज, फ्रीडम ऑफ हाई सीज वाला जो प्रिंसिपल है वो नेविगेशन प्रमोट कर रहा है, नेविगेशन तो प्रमोट कर ही रहा है, ये बात करता है हार्नेसिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज की भी बात करता है, ये बात करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी, ठीक है। और इसकी जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी एम्बिगियस है, जिसकी वजह से ये दो प्रिंसिपल्स जो हैं वो कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ हाई सीज किसको फेवर कर रहा है? ये फेवर कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज को, ये फेवर कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर वाला जो पॉइंट है वहां पे उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऊपर एक प्रिंसिपल क्या ले आया गया? फ्रीडम ऑफ हाई सीज, जिसके तहत जो भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं दे हैव द नेसेसरी फ्रीडम टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू हार्नेस जेनेटिक रिसोर्सेज इन हाई सीज। तो अभी जेनेटिक रिसोर्सेज कौन हार्नेस कर पाएगा? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही हार्नेस कर पाएंगे ना। तो जो पॉलिसी कमेंटेटर्स हैं या क्रिटिक हैं उनका ये कहना है कि जो कॉमन हेरिटेज वाला प्रिंसिपल है बीबीएनजे में और फ्रीडम ऑफ हाई सीज वाला प्रिंसिपल है, ये क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये बात कर रहा है कि सभी के हैं, ये क्या कर रहा है? ये अनड्यू फ्रीडम दे रहा है, आप खुल के नेविगेट करिए, रिसर्च करिए, रिसोर्सेस को हार्नेस करिए। तो कौन कर पाएगा ये काम अभी के लिए? डेवलप्ड कंट्री। कैपेसिटी बिल्डिंग वाला जो पॉइंट है वहां पर जो क्लैरिटी है वर्ड्स की वो उतनी नहीं है, एम्बिगिटी है, ठीक है। तो ये एक मेजर चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज है वो है आपका मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस को लेके। एमजीआर को कौन इफेक्टिवली हार्नेस कर पाएगा? डेवलप्ड। वही ऊपर वाला पॉइंट इधर भी ले आएंगे, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को इफेक्टिवली हार्नेस कर पाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनके पास क्या है? एक्सपेरिमेंटिंग वेसल्स हैं, इनोवेशंस के नए तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो रिसोर्सेज, मतलब जो भी आपके कैचेस रहेंगे, जो भी रिसर्च होंगे, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में बीबीएनजे में चुप्पी है, मतलब इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मतलब जापान ने रिसर्च कर लिया तो वो रिसर्च किसके साथ शेयर होनी चाहिए? वो सभी के साथ शेयर होनी चाहिए एज पर द प्रिंसिपल, ठीक है, बीबीएनजे के प्रिंसिपल के अनुसार। लेकिन ये एमजीआर या नए रिसर्च, नए जेनेटिक रिसोर्सेज अगर हार्नेस कर रही है कोई कंट्री, अमेरिका, रशिया, जापान, डेवलप्ड कंट्रीज अगर हार्नेस कर रही है, तो ये ह्यूमन काइंड में ग्लोबली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस पे कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, मतलब वर्डिंग्स जो है वो क्लियर नहीं। तीसरा जो चैलेंज है वो क्या है कि बीबीएनजे एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, लेकिन इससे जो कुछ मेजर प्लेयर्स हैं वो मिसिंग है। जैसे अमेरिका है, एब्सेंट है, चाइना है, वो एब्सेंट है, तीसरा क्या, रशिया भी एब्सेंट है। अब ये तीनों कंट्रीज क्या हैं? पावरफुल कंट्रीज। यूएस, चाइना तो नंबर 1 नंबर 2, लेकिन तीनों का आप वो देखिए, जो जोग्राफिकल आउटरीच है, जो कोस्टलाइन ये लोग कमांड करते हैं वो ठीक ठाक करते हैं, ठीक है। अब यही इस ट्रीटी से बाहर है, और यही क्या है, इन पे एलिगेशन लगता है कि ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब 3 मेजर एक्सप्लॉइटर्स बाहर हैं पूरी ट्रीटी से, एक चीज तो ये हो गई। अब नंबर 1 नंबर 2 कंट्री भी हैं इसमें, तो दूसरी एक तो हो गया कि जो सबसे बड़े वायलेटर्स हैं वही बाहर हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर ये लोग होते
तो ये भी फंडिंग करते। नंबर 1 नंबर 2 की कंट्री में सबसे ज्यादा फंडिंग किससे आनी चाहिए थी? इन्हीं से आनी चाहिए थी। तो अब फंडिंग भी नहीं आएगी, तो ये ट्रीटी इफेक्टिवली कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी, फंड की पॉसिटी, फंड्स कैसे आएंगे, ये सारी भी कुछ समस्या हमको देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ यूएस, चाइना एंड रशिया। ठीक है। चौथा जो चीज है कि ये जो ट्रीटी है अभी तक ये देखा गया है कि ये आइसोलेशन में चल रही है। ठीक है। इसका जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है एग्जिस्टिंग ट्रीटीज के साथ, वो नहीं है उतना। एग्जिस्टिंग ट्रीटी क्या होगी? एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल वाटर्स को लेके भी कुछ ट्रीटीज है, जैसे अनक्लॉज फ्रेमवर्क के तो अंडर है, लेकिन जैसे और भी ट्रीटीज हैं, तो जैसे या मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स हैं, उनके साथ ये क्लोजली इंटरैक्ट नहीं कर रही है। तो एक समस्या जो आ रही है, इंटरैक्शन, लैक ऑफ इंटरैक्शन विथ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, विथ एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ठीक है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ये एक एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है, लेकिन बीबीएनजे जो है अभी इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही है कायदे से। इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर का आपस में कोहेसिवनेस बहुत जरूरी है, आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत जरूरी है। बीबीएनजे आ रही थी तो यूएनजीए को क्या करना चाहिए था? बीबीएनजे के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अलाइन करना चाहिए था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ। सीबेड अथॉरिटी क्या है? ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करती है सीबेट, कि सीबेट का गवर्नेंस कैसे चलना है, इसके बारे में पढ़ लिएगा, आईएसए, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी। ठीक है। दूसरा क्या है? रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, आरएफएमओ। ठीक है। उसके साथ भी इसका कोई क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं, इसके साथ भी कोई क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर बीबीएनजे जो है वो आईएसए के प्रावधानों और आरएफएमओ के प्रावधानों, प्रिंसिपल के साथ अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो टेनेट्स हैं, उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट करती, तो हमारे पास जो ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो और क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है, और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। लेकिन ये कुछ 4 समस्याएं हैं जो द हिंदू में लिस्ट की गई हैं। ठीक है। 2026 से ये आपकी लागू हो जाएगी। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडो यूएस 10-year मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। पढ़ा इसके बारे में? जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है ये। ठीक है। अभी हमको क्या देखने को मिला है? अभी हमको ये देखने को मिला है 47th आसियान हमने किया, अभी कल परसों किया था। ठीक है। 47th आसियान, आसियान के साइडलाइन पे भी क्या होते हैं? कई सारे मीट्स और मीटअप्स होते हैं। उसी में से एक होता है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। ठीक है। तो 47th आसियान मीट थी। ठीक है। और ये उसमें 12th एडीएमएम प्लस मीट थी। एडीएमएम प्लस मीट्स क्या? आसियान और कुछ जो पार्टनर कंट्रीज हैं, डायलॉग पार्टनर्स वगैरह हैं, इंडिया भी उनमें से एक है, तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं और वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इंडो पैसिफिक है उसकी सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, जो मैरीटाइम रूट्स हैं उनको सिक्योर करना, ये काम रहता है किसका? आपका आसियान के अलग अलग मीटअप्स का। एडीएमएम प्लस भी क्या है? प्राइमरीली इसीलिए। तो जो 12th एडीएमएम प्लस मीट हुई है वहां हमको क्या देखने को मिला है? उसके साइडलाइन पे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हैक्सेट, इन दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने क्या साइन कर लिया? अगले 10 साल का रोड मैप, जिसको हम क्या कह रहे हैं? 10-year मेजर डिफेंस पार्टनरशिप।
ठीक है। अब ये जो अग्रीमेंट है कब आ रहा है? ये अग्रीमेंट जो है वो आ रहा है उस समय जब ऑलरेडी हम पे टैरिफ वॉर है वो इम्पोज किया गया है। टैरिफ वॉर है, 50% का टैरिफ हमको देखने को मिल रहा है, 25% का लगाया, और एडिशनल जो 25% है वो क्यों लगाया गया था? क्योंकि हम रशियन ऑयल है वो खरीद रहे थे, रशियन ऑयल है वो खरीद रहे थे, ठीक है। तो दिस इज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब दिस इनिशिएटिव इज अ सिल्वर लाइनिंग की मतलब बाकी फ्रंट्स में टैरिफ हटा दो तो इंडिया और यूएस जो है वो आपस में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फ्रंट्स पे क्या कर रही है, इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रही है, प्रभावी रूप से कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है। तो 12th एडीएमएम प्लस की मीटिंग में हमको क्या देखने को मिला है? ये 10 ईयर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है वो साइन की गई है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर इट? अब देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, मतलब सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। रीजन क्या है उसका? कोल्ड वॉर वाला समय चल गया था, दो ब्लॉक्स बन गए थे, एक सोवियत रशिया वाला, दूसरा कौन सा, यूएस का कैपिटलिस्ट ब्लॉक बन गया था। यूएस क्या चाहता था? हम उसके ब्लॉक में हैं। रशिया क्या चाहता था? हम उसके ब्लॉक में हैं। हम किसी के ब्लॉक में नहीं गए, हमने नैम प्रिंसिपल फॉलो किया, नॉन अलाइन मूवमेंट, नेहरू जी ने नैम प्रिंसिपल फॉलो किया। लेकिन थोड़ा बहुत जो आइडियोलॉजिकल टिल्ट हमारा आया वो किस ओर आ गया? सोवियत रशिया की ओर आ गया, क्योंकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो किसके खेमे में चला गया? यूएस के खेमे में चला गया, ठीक है। तो हमारा जो आइडियोलॉजिकल टिल्ट है वो मोस्टली रहा किसकी ओर? सोवियत रशिया की ओर रहा। तो इसकी वजह से जो रिलेशन थे पूरे कोल्ड वॉर के दौरान बहुत अच्छे नहीं रहे। कोल्ड वॉर आपकी कब खत्म हो रही है? 1991 के आसपास, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ? थोड़ी बहुत नॉर्मलसी आना शुरू हुई, मतलब यूएस जो है वो इंडिया को हमेशा एक शक की निगाह से देखता था, मतलब बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, फ्रेंडली रिलेशन नहीं थे। ये हाइटस टूटा है जब बिल क्लिंटन पहली बार आए हैं, वहां से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप हमको वापस से देखने को मिली है। और उसके बाद हमको क्या देखने को मिला है? अचानक से नॉर्थवर्ड मूवमेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। जब जॉर्ज बुश यूएस के प्रेसिडेंट हुए हैं और मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, सिविल न्यूक्लियर डील 123 डील आई है, ठीक है। और वहां से क्या हुआ है? वहां से हमारा मार्ग है प्रशस्त हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। मतलब बहुत कम समय में हम क्या किए? हम मिलिटरीली, जियो स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, इकोनॉमिक वाइज मतलब ट्रेड लिंकेजेस हैं वो बढ़े हैं, मतलब यूएस वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज है जिनके साथ हमारा क्या है? ट्रेड सरप्लस है, वरना मोस्टली हम ट्रेड डेफिसिट इंकर करते हैं, डिफेंस फ्रंट पे भी क्या है? मतलब अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो चुके हैं। जियो स्ट्रेटेजिकली भी हम कई कई जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे क्वाड, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए क्वाड में दोनों की कॉमन सदस्यता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, ठीक है। तो जो क्लोजनेस आई है, क्लोजनेस क्यों आई है? व्हाट आर द रीजंस फॉर द क्लोजनेस? कई रीजंस हैं, चाइना भी एक रीजन है। चाइना का जो फिनोमिनल राइज है, ठीक है, वो किसके लिए खतरा है? इंडिया के लिए तो है ही, यूएस के लिए सबसे मेजर खतरा है। इनफैक्ट चाइना जो है वो इंडिया को कंपटीशन मानता ही नहीं है, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 5 गुना, 4.5-5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। तो वो उन चाइनीज का जो काउंटर पार्ट है इस समय वो किसको समझते हैं? अमेरिका को, इंडिया को नहीं समझते, ठीक है। अब अमेरिका भी का भी पता है कि उसकी इकोनॉमी सेचुरेट हो रही है, वो 30 ट्रिलियन पे है, ये 20 ट्रिलियन पे है, तो उसको पता है कि भाई और चाइना एसर्टिव भी ज्यादा हो रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अगर उसके पास कोई लीवर है साउथ एशिया में तो वो कौन है? इंडिया। जापान हो नहीं सकता है। जापान क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ज्योग्राफिकली वो बहुत लिमिटेड है, छोटी सी कंट्री है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे जो आपका इंडो पैसिफिक टर्म आया है वो यूएस लिटरेचर ही से आया है। पहले इस रीजन को हम क्या बुलाते थे? इसको हम एशिया पैसिफिक बुलाते थे, ठीक है। लेकिन यूएस की एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आई जिसको हम क्या कहते हैं? पिवट टू एशिया। पिवट टू एशिया में ये क्या है? यूएस की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है जिसमें पिवट टू एशिया में पिवट जो है वो इंडिया है। ये डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव है सेफ एंड सिक्योर एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक जो टर्म है वो क्या हो गया? इंडो पैसिफिक हो गया यूएस के सिक्योरिटी लिटरेचर में। इससे हमको ये पता है कि जो इंडिया का सेलियंस है, ठीक है, वो यूएस के
फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में ग्रेजुअली बढ़ता गया है, फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में ग्रेजुअली बढ़ता गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमको क्लोजनेस दिखी। क्लोजनेस के कई कारण है, आईआर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है वहां पे, ठीक है। फिर क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, हम उसके लिए यूएस के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अपने यहाँ के बाद सबसे ज्यादा आईफोन वो कहीं बेच पाता है तो कहाँ बेच पाता है, इंडिया में बेच पाता है, तो सबसे बड़ा मिडिल क्लास है। तो इसीलिए जो बॉनहॉमी है, जो क्लोजनेस है वो बढ़ी है। तीसरी क्या चीज है, चाइना को काउंटर करना है एशिया पैसिफिक में, ठीक है। इंडिया को भी चाइना को काउंटर करना है, यूएस को भी क्या करना है, चाइना को इफेक्टिवली काउंटर करना है। तो दोनों पिवट टू एशिया में साथ आ गए, पिवट टू एशिया में साथ आ गए। साथ ही साथ ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर, दोनों पुरानी डेमोक्रेसी हैं, दोनों के फेवर में क्या है कि ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है वो रोबस्ट रहे, सुदृढ़ रहे। अभी मतलब ट्रंप एक एबरेशन है, लेकिन ट्रंप के पहले जो बाइडेन, वहां तक सब सही था, और ट्रंप के बाद भी मतलब चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अभी क्या है, अभी जो हमको डिबैकल देखने को मिल रहा है ट्रंप के आने की वजह से, दिस इज ओनली शॉर्ट लिव। तो अभी के ट्रंप के प्रेसिडेंसी पे हमको इंडो यूएस रिलेशन है उसको असेस नहीं करना है, ठीक है। ही टू शैल पास, ही टू शैल, अब तीसरी बार वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि 2 बार से ज्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो कॉमन कन्वर्जेंस पॉइंट हमारे बहुत ज्यादा है, कॉमन इंडिया और यूएस के जो कॉमन कन्वर्जेंस पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, और ये मैनिफेस्ट होता है इंडिया और यूएस के डिफेंस पार्टनरशिप में भी, ठीक है। बहुत कम समय में, कोल्ड वॉर के बाद बहुत कम समय में हमने बहुत अच्छे रिलेशंस कर लिए। डिफेंस ट्रीटमेंट है, जो डिफेंस अग्रीमेंट है वो भी हमारा क्या हुआ है, वो एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट लिए, मतलब साल दर साल क्या हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। 2013 में हम पहली बार क्या करते हैं, ज्वाइंट इंडो यूएस डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ये मेजर लिटरेचर रहता है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वी गेट टू सी इज मेजर लिटरेचर, कि दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, डिफेंस के क्षेत्र में आपस में कोऑपरेट करेंगी। इसीलिए आपका ये डिक्लेरेशन जो है ये साइन किया जाता है। 2015 में हम क्या करते हैं, 2015 में हम फ्रेमवर्क ही साइन कर लेते हैं। 2013 से बढ़ के हम क्या कर लेते हैं, फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशन ये साइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्लीव ऑफ अदर अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट। हम क्या साइन करते हैं, लेमोआ साइन करते हैं, कोमकासा साइन करते हैं, बेका साइन करते हैं, सोसा साइन करते हैं, ठीक है। जिससे जो डिफेंस की इंटरऑपरेबिलिटी है, इंडिया और यूएस के डिफेंस की इंटरऑपरेबिलिटी है अलग अलग फ्रंट्स पे, वो बढ़ जाती है इन 4 अग्रीमेंट्स के बाद से। सबसे पहले क्या, लेमोआ हम साइन कर रहे हैं। ये कब कर रहे हैं, 2016 में। लेमोआ क्या है, व्हाट इज लेमोआ? क्या हो रहा है इससे, ये करा चुका हूं क्लास में। कोमकासा से क्या है, बेका से क्या है, सोसा से क्या है? व्यापार के लिए। ये डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, ध्यान रहे। तो डिफेंस के अलग अलग रेल्म है। डिफेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, लॉजिस्टिक, कि भाई अमेरिका का कोई पोर्ट है हम यूज कर लें समय आने पे मिलिटरीली, इंडिया का कोई पोर्ट है वो अमेरिका यूज कर ले, तो इसके लिए हम क्या लेके आते हैं, लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। इसके तहत क्या है, जो इंडिया के लॉजिस्टिक्स हैं वो यूएस इस्तेमाल कर सकता है इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद, जितने भी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हैं। मान लिया हमारा कोई बेस है अंडमान पे, हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड है, तो जरूरत आने पे यूएस इसका इस्तेमाल कर सकता है। मान लिए यूएस का कोई बेस है मिडिल ईस्ट में, तो इंडिया जरूरत पड़ने पे उस लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया,
लेमोआ साइन होने के बाद। लेमोआ कब साइन हुई है? 2016 में। तो 13 में हमको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है और 15 में हम फ्रेमवर्क बना ले रहे हैं। और ठीक एक साल बाद हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस के एक इंपॉर्टेंट रेल, लॉजिस्टिक रेल में क्या कर रहे हैं, एक नया अग्रीमेंट है वो लेके आ रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेमोआ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक 2 साल बाद कोमकासा लेके आ रहे हैं। कोमकासा ये आ रहा है कब? 2018 में। कोमकासा है क्या? कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। कोमकासा क्या कर रहा है? हाँ, उनका कम्युनिकेशन चैनल हम यूज कर लें, हमारा कम्युनिकेशन चैनल वो यूज कर लें। तो दो फ्रंट्स पे हमको क्या देखने को मिला? इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिली लॉजिस्टिक पे। उनका लॉजिस्टिक हम यूज कर रहे हैं, हमारा लॉजिस्टिक वो यूज कर पा रहे हैं लेमोआ के माध्यम से। दूसरा क्या है, उनका जीपीएस जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नाविक या आईआरएनएसएस, ये हमारा जीआईएस है ना। ठीक है, अभी 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कौन यूज कर पाएगा? यूज कर पाएगा। ठीक है, मतलब जीपीएस नहीं, वो आपको उधर होगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, सिक्योर्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन, एक तो होता है टेलीफोन लाइंस होती हैं, दूसरा क्या होता है, कुछ एनक्रिप्टेड सर्विसेज भी होती हैं। मिलिट्री सर्विसेज में आपको कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स देखने को मिलते हैं जो एनक्रिप्टेड होते हैं। एक तो हो गया, आप नॉर्मल फोन करते हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल करते हैं। एक होता है जो सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होता है। तो कोमकासा के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2018 में आता है। 2020 में हमको क्या देखने को मिलता है? 2020 में हमको बेसिक एक्सचेंज बेका देखने को मिलता है। बेका 2020, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। लेमोआ इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, अ फाउंडेशनल डिफेंस पैक्ट। किसके किसके बीच? इंडिया एंड यूएस, साइन 2016। काम क्या कर रही है? इट्स प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर बोथ कंट्रीज आर्म फोर्सेस टू एक्सेस ईच अदर मिलिट्री बेसिस। ठीक है, कि मतलब इंडिया जो है वो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस यूज करता है समय आने पे, उनकी जो फैसिलिटीज हैं, उनके जो पोर्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकता है, एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये कुछ अग्रीमेंट्स हैं, बस यही चाह रहे हैं बेसिकली। लेमोआ के बाद हमने क्या लिखवाया है? कोमकासा, ये 2018 में आ रहा है। ठीक है, कोमकासा क्या रहा है? इट्स अ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, अ फाउंडेशन पैक्ट बिटवीन यूएस इंडिया दैट अलाउज फॉर सिक्योर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे आप पढ़ते हैं ना, वो योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब कोई नहीं पढ़ सकता है, जिसको आप भेज रहे हैं बस वो पढ़ सकता है, बीच में भी कोई नहीं पढ़ सकता है। तो ये और ज्यादा मिलिटरीली सिक्योर होता है। जो डिफेंस कम्युनिकेशन होते हैं वो और ज्यादा मिलिट्री सिक्योर रखने, वरना क्या होगा, आईएसआई है या चाइनीज एजेंसियां वो क्या करेंगी, इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेंगी, पढ़ लेंगी। तो हमको क्या करना है, सिक्योर रखना है। ठीक है, तो उनके पास चूंकि टेक्नोलॉजी है। ठीक है, प्लस क्या है, जब आपके प्लेन्स हैं, सबमरीन्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आपको क्या चाहिए, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन लाइन चाहिए। ठीक है, तो कोमकासा क्या कर रहा है, यही सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को आपस में इंटरऑपरेबल बना रहा है। तीसरी चीज हमने क्या देखी, बेका देखी। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट टू प्रोवाइड इंडिया विद एक्सेस टू यूएस सैटेलाइट बेस्ड जियो स्पेशल डेटा। ठीक है, इसका काम क्या है, जो जियो स्पेशल डेटा है, जियो स्पेशल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनका आदान प्रदान। हमारे पास क्या है,
नाविक है, उनके पास क्या है, जीपीएस है। आप हम जीपीएस यूज करते हैं तो वो क्या है, वो अनरेस्ट्रिक्टेड जीपीएस है, मतलब वो सबके यूज के लिए है। मिलिट्री ग्रेड का जीपीएस अलग होता है, जो मिलिट्री ग्रेड है उनका जीपीएस और पिन पॉइंटेड होता है, वो आम सिविलियंस को, हमको आपको नहीं अलाउड है। हम जो जीपीएस यूज कर रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, वो क्या है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, इट्स फ्री फॉर सिविलियंस। ठीक है, इट्स फ्री फॉर सिविलियंस। जीपीएस अमेरिका का है, वैसे ही इंडिया का क्या है, नाविक, लेकिन क्या है, अभी ग्लोबल नहीं है, बस रीजनल है। 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन। रशिया का क्या है, ग्लोनास। ठीक है, ग्लोनास इज रशियाज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, बीडू है शायद इसका, बीडू। चाइनीज जीएनएसएस का क्या नाम है, बीडू नाम है। तो जैसे जीपीएस अमेरिकन है, लेमोआ क्या है, सॉरी लेमोआ कह रहा हूँ, जैसे जीपीएस आपका अमेरिकन है, वैसे ग्लोनास रशियन है, बीडू है वो कहाँ का है, चाइना का है, इंडिया का क्या है, आईआरएनएसएस या नाविक। ठीक है, नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन, इंडियाज इंडिपेंडेंट रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज अक्रॉस इंडिया रीजन अप टू 1500 किलोमीटर। मतलब अभी इसका ग्लोबल आउटरीच नहीं है, इसका जो फुटप्रिंट है ग्लोबल नहीं है, ये खाली कोस्टलाइन से 1500 किलोमीटर परे तक है बस। ठीक है, 2018 से ये ऑपरेशनल है। इसके अलावा क्या है, बेका हो गया 2020, और हाल में हमने क्या किया, सोसा साइन किया है 2024 में। ठीक है, 2024 में सोसा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में, कि मतलब डिफेंस क्षेत्र में, ठीक है, कुछ जो क्रिटिकल क्रिटिकल इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, क्रिटिकल इंटरमीडिएट्स हैं, उनकी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन ना हो, इसलिए सोसा हमने साइन किया है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर मिलिट्री सिस्टम और सेम एज, ठीक है, 2024। नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया टू एंश्योर प्रायोरिटी डिलीवरी ऑफ डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज। मान लीजिए वॉर हो गई हमारी किसी कंट्री से, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको कुछ क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट है, वो हम मिस करना है अपने आर्सेनल में, तो इस अग्रीमेंट के तहत अमेरिका हमको वॉर फुटिंग पे वो चीज प्रोवाइड कराएगा, एंड वाइस वर्सा, अमेरिका को भी जरूरत पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल जो डिफेंस नीड्स हैं, डिफेंस गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, वो हम प्रोवाइड कराएंगे अमेरिका को। ठीक है, तो इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो नेटो के बाहर है, लेकिन इंडिया को नियर नेटो ट्रीटमेंट मिलता है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ ऑफ नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बट हमको इन अग्रीमेंट्स के माध्यम से, इन अरेंजमेंट के माध्यम से नियर नेटो ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, सोसा 2024 में आया है। तो बात समझ में आई आपको कि कोल्ड वॉर तक क्या है, मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है बिल क्लिंटन के बाद से। ठीक है, लेट 90 से रिलेशंस थोड़े से ठीक होना शुरू हुए, थोड़े से ठीक होना शुरू हुए, और फाइनली 2008 के आसपास हमको 1-2-3 सिविल न्यूक्लियर डील देखने को मिलती है, किसके किसके बीच में, बुश और मनमोहन सिंह। वहां से हमारा हमारा जो कॉपरेशन है वो बढ़ते जाता है, फिर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स होते हैं, फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो जाते हैं। ठीक है, 2013 में हम क्या करते हैं, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो साइन करते हैं। 15 में हम क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इंडिया यूएस के बीच में, और उसके बाद 2015 के बाद बहुत कम अंतराल में हम 4 बहुत मेजर अरेंजमेंट्स है, अग्रीमेंट्स हैं, उसको साइन करते हैं, लेमोआ, कोमकासा, बेका, और तीसरा है, चौथा है आपका सोसा।
इसके अलावा हमारे कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी साथ में चलते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास है। और बताइए, मालाबार, मालाबार किसके साथ होता है? देखिए, युद्ध अभ्यास है। ठीक ठाक प्रोक्योरमेंट्स है, हम बाहर से कर रहे हैं। ठीक ठाक प्रोक्योरमेंट है, इंडिया, जापान, यूएस है शायद मालाबार। ठीक है, फिर क्या है, हम अभी क्या किए, M77 प्रोक्योर कर रहे हैं। M77 हविट्जर, ठीक है, बहुत हल्की आर्टिलरी गन्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं। सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी प्रोक्योर कर रहे हैं। चिनूक है, हमने ले रखा है। ठीक है, ये इंडिया ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, इसके अलावा चिनूक भी है। कौन बनाता है? बोइंग। बोइंग कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, ये भी हम प्रोक्योर किए हुए हैं। तो मतलब डिफेंस फ्रंट पे हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं, बहुत अच्छे टाइज हैं। अब इतना समझ में आ गया? लेमोआ, बेका, कोमकासा और सोसा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, और कैसे इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ओवर द डिकेड्स मैच्योर हुई है, और बहुत कम समय में ये मैच्योर हुई है। तो ये जो ADMM प्लस पे जो हमने 10 ईयर का रोड मैप जो साइन किया है, वो प्राइमरली इसीलिए साइन किया है कि आगे अगले 10 साल जो हैं, अगले 10 साल जो हैं वो कैसे रहने हैं, एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स को हमको कैसे चलाना है, कैसे रिन्यू करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये 10 ईयर रोड मैप जो है, 10 साल का रोड मैप है, इसका औचित्य क्या है? ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस 10 ईयर रोड मैप, क्यों साइन किया गया है? राजनाथ सिंह और पीट हेक्सेट जो यूएस काउंटर पार्ट है, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर है, वहां कौन होंगे? डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी, उनके बीच में साइन किया गया, इंडिया यूएस के बीच में साइन किया गया। ऑब्जेक्टिव है इसका कि क्या विजन होना है हमको, क्या विजन रखना है आने वाले 10 साल में। आने वाले 10 साल में इंडिया यूएस जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसका क्या विजन होना चाहिए और क्या पॉलिसी डायरेक्शन होना चाहिए, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि पिछला जो दशक है वो एकदम अलग था, आने वाला जो दशक है वो बहुत अलग रहेगा। चाइना की जो असर्टिवनेस है वो बढ़ती जाएगी। चाइना जो है वो 20 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होने वाला है। तो उसमें जो है रीजनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। रीजनल सिक्योरिटी कहाँ की? इंडो पैसिफिक की। हमको क्या चाहिए? हमको एक सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहिए। इंडिया के फेवर में क्या है? सिक्योर इंडो पैसिफिक। अगर हमको अपने मैरीटाइम ट्रेड हैं वो सिक्योर रखने हैं, मेक इन इंडिया, ग्लोबल ट्रेड ट्रांजिट, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, इसको प्रभावी बनाना है, यहाँ कोई दिक्कत ना रहे, ये सीमलेस रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? रीजनल सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। ठीक है, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है, आत्मनिर्भर भारत को सक्सेसफुल करना है, इंडिया को इफेक्टिवली ग्लोबल वैल्यू चेन या ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए आवश्यक क्या है? उसके लिए आवश्यक है कि हम क्या करें? रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर करें। तो इंडिया और यूएस की जो डिफेंस टाइज हैं, डिफेंस कॉपरेशन है, वो रीजनल सिक्योरिटी को फोस्टर करने में मदद करेंगे। तीसरी चीज क्या है? टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसके पास टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट है, हमको क्या चाहिए? हमको M77 हाविट्जर, शिनूक, ठीक है, सी हॉक, इस टाइप की नई टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी हमको कौन देगा? अमेरिका देगा। तो टेक कॉपरेशन के लिहाज से भी, टेक कॉपरेशन के लिहाज से भी अमेरिका जो है या इंडिया यूएस की जो रिलेशनशिप है वो बहुत आवश्यक हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथा, 10 ईयर रोड मैप में जो बात की गई है वो की गई है आपका स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस की, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस की, कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से एरियाज हैं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हम इफेक्टिवली कन्वर्ज कर सकते हैं। दो कंट्रीज आपस में पास कब आती हैं? जैसे हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम इंडिया से ज्यादा अच्छे रिलेशन, यूएस से ज्यादा अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करेंगे विज़े वी बोलीविया
और अर्जेंटीना। क्या रीजन है? क्योंकि स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा है। उसको भी चाइना को काउंटर करना है, हमको भी चाइना को काउंटर करना है। वो भी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हम भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर फलता फूलता रहे, रोबस्ट रहे, अच्छे से चलता रहे, ये उनके इंटरेस्ट में भी है, हमारे भी इंटरेस्ट में। तो नए स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस खोजना, जितने ज्यादा स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस आने वाले समय में निकलते जाएंगे, ठीक है, दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो और बेहतर होते जाएंगे। टैरिफ वॉर जैसे ये छोटे छोटे बम्स आएंगे, उससे हम ज्यादा इम्यून हो जाएंगे, उससे ज्यादा हम इम्यून हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक पिछले 20 साल में हम क्यों पास आए? चाइना की राइज की वजह से पास आए, ये मेजर कन्वर्जेंस का रीजन था, ठीक है। तो 10 ईयर रोड मैप पे यही सारी बातें की गई है कि क्या अगले 10 साल क्या विजन रहना है, क्या पॉलिसी डायरेक्शन रहना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं हम साइन कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स हैं उनके प्रावधानों में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड की गई हैं, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इंडिया के लिए इस रोड मैप का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, बताइए। काफी पॉइंट्स तो आपको इधर ही से मिल गए, ठीक है। अगर हमको चाइना को इफेक्टिवली काउंटर करना है, ठीक है, चाइना को इफेक्टिवली काउंटर करना है, तो यूएस का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से हमको क्या मिल रही है? टेक्नोलॉजी मिल रही है। दूसरा पॉइंट हो गया टेक, टेक्नोलॉजी मिल रही है, साथ ही साथ कुछ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म मिल रहा है, क्वाड, क्वाड भी मिल रहा है हमको। हमको बेका लेमोआ के तहत क्या मिल रहा है, कोमकासा के तहत क्या मिल रहा है, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क भी मिल रहा है, उनके पोर्ट्स मिल रहे हैं, मतलब वी हैव मोर टू गेन, वी हैव इनफैक्ट मोर टू गेन, ठीक है। तो काउंटरिंग चाइना एक चीज इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, काउंटरिंग चाइना। दूसरा, हमको टेक ट्रांसफर भी कराना है, हम डेवलपिंग है तो हम टेक्नोलॉजिकली डेफिसिट हैं, तो हमको टेक कौन देगा? जापान देगा, यूरोप देगा, अमेरिका, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही दे पाएंगी ना। तो टेक ट्रांसफर हो गया। तीसरा क्या हो गया? सप्लाई चेन। अगर हमको अपना सप्लाई चेन रोबस्ट रखना है, मजबूत रखना है, तो उसके लिए भी क्या आवश्यक है? उसके लिए भी क्या आवश्यक है? अमेरिका का साथ, ठीक है। कौन सा अग्रीमेंट है? सोसा। सोसा क्या इंश्योर कर रहा है कि अगर हमको किसी डिफेंस इक्विपमेंट की कभी कमी पड़ जा रही है तो अमेरिका जो है वॉर फुटिंग में क्या करेगा, हमको वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सप्लाई चेन रिजिलियंस के लिहाज से भी अमेरिका जो है वो इंडिया के लिए बहुत आवश्यक है। फिर क्या है? रीजनल सिक्योरिटी। एक काउंटरिंग चाइना तो है ही, रीजनल सिक्योरिटी के भी लिहाज से ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो कॉपरेशन है इंडिया और यूएस के बीच में, जो डिफेंस कॉपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मैरीटाइम, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम प्रोस्पेरिटी तभी आ पाएगी जब वहां पर डिस्टर्बेंसेस ना हो, जब वहां पे डिस्टर्बेंसेस ना हो। तो चाइना तो एक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर ही रहा है। दूसरा क्या है? अभी हमको कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते दिखाई दिए, जैसे रेड सी में हुथीज, पायरेसी, जो सी पायरेसी है वो आपका वो बढ़ गई है, ठीक है। तो रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी या साउथ एशियन सिक्योरिटी के लिहाज से भी अमेरिका जो है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ले लीजिए।
बीबीएनजी समझौते के विकास की समय सीमा पर चर्चा कीजिए। संधि के सुचारू संचालन से जुड़ी कुछ चुनौतियां क्या हैं? Discuss the timeline of evolution of BBNG agreement. What are certain challenges associated with smooth functioning of the treaty? हो जाएगा। इवोल्यूशन वही 2004 से शुरू हो रहा है अनक्लॉज के तहत। यूएनजीए क्या कर रहा है? एडहॉक अग्रीमेंट बना रहा है। फिर 2011 में स्टेट्स अग्री कर रहे हैं। फिर 18 से 23 लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, 4 मीटिंग्स हो रही हैं, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, और फाइनली सन 23 में क्या हो जा रहा है? जो ड्राफ्ट है वो बनके तैयार हो जा रहा है। कब? मार्च में। ठीक है, इसको अडॉप्ट कर लिया जा रहा है 3 महीने बाद, जून 2023 में। अब क्या है? अब बारी आ रही है रेटिफिकेशन की। 2-2.5 साल लग जा रहे हैं रेटिफिकेशन में। ठीक है, 60 कंट्रीज की रिक्वायरमेंट हो रही है। 60 कंट्रीज जब इसको रेटिफाई कर दे रही हैं तो क्या हो जा रहा है? विथ इफेक्ट फ्रॉम आ जा रहा है। मतलब ये लागू होना शुरू हो जा रहा है। लागू होना शुरू हो जाता है। जैसे बिल एक्ट बनता है तुरंत नहीं उसको क्रियान्वित कर दिया जाता है, विथ इफेक्ट उसका कुछ और होता है। ठीक है, तो सन 25 से इसको लागू कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा पहला पार्ट जितना मैं बोला हूँ। ठीक है, व्हाट आर सर्टेन चैलेंजेस? अब चैलेंजेस क्या हैं इससे एसोसिएटेड, ये लिख देना है। तो वही 4 चैलेंजेस 5 चैलेंजेस जो आपको पता है। ठीक है, कि एक तो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल है। दूसरा क्या है? जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग, इक्विटेबल शेयरिंग कैसे होनी है, ये नहीं। बात तो की गई है बड़ी बड़ी कि इक्विटेबल शेयरिंग होगी, लेकिन क्या मैकेनिज्म होगा ये नहीं बताया गया। वही जो 2-3 चैलेंजेस हैं और वही लिख दिए, वही हो जाएगा आपका।